स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर संभवी आईएएस परिवार में। साथियों, जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी प्री 2026 का प्रयास बैच 1 अगस्त से प्रारंभ हो चुका है, जिसके लगभग 2 वीडियो हो चुके हैं। जिसमें पहले वीडियो में हमने जो 10वीं यूनिट का जो सिलेबस है उसको डिकोड किया था, और दूसरे वीडियो में जनजातियों के सामान्य परिचय को हमने पढ़ा था। आज हम जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों की। एक बार जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार एक छोटी सी एक नज़र से यहाँ पर देख लें हम। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने जनजातियों की परिभाषा को जाना था कि जनजाति है क्या। तो जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, विशिष्ट भाषा होती है और एक विशेष सामाजिक संगठन होता है। इन सभी तथ्यों को जब एक साथ हम समाहित कर देते हैं तो किसी समाज को हम जनजाति कहते हैं। भारतीय संविधान में कुछ छोटी-छोटी त्रुटियां हैं, तो इसको आप थोड़ा-सा नज़रअंदाज कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है, जो वह समुदायों को संदर्भित करता है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मुख्य धारा के समाज से पीछे रह गए हैं। तो ऐसे समाज को भारतीय संविधान में जनजाति कहा गया है। तो हमने जाना था जनजातियों की परिभाषा। तो एक बार यहाँ पर हम कीवर्ड को देख ले रहे हैं कि जनजाति हमने कहा किस किस को है। ठीक है, जनजातियाँ, ठीक है, या मध्य प्रदेश की जनजाति या भारत की जनजाति। तो जनजाति कहने के पीछे के जो प्रमुख शब्द हैं, तो पहला क्या है, जो पहला है जनजाति क्या है हमारा, तो एक सामाजिक समूह है। एक सामाजिक समूह है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। ठीक है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में इसका निवास होता है। तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से मतलब है, ठीक है, यह कोई घाटी हो सकती है, कोई पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, पातालकोट वाली जैसी ऐसी जगह हो सकती हैं, या थार का मरुस्थल हो सकता है। तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में करते हैं, और इनकी अपनी निश्चित या विशिष्ट संस्कृति होती है। ठीक है, विशिष्ट संस्कृति होती है। ठीक है, विशिष्ट संस्कृति से आशय है इनके खान पान, पहनावा, रहन सहन, ठीक है, जीवन जीने के ढंग के तरीके से। तो यह देखेंगे आप कि जो हमारा मुख्य धारा का समाज है, ग्रामीण समाज है, शहरी समाज है, उनसे बिल्कुल अलग इनकी क्या पाई जाती है, संस्कृति पाई जाती है। इनकी जो वेशभूषा है, ठीक है, विवाह के तरीके हैं, और जो अलग अलग संस्कार हैं, मान्यताएं हैं, बिल्कुल आपको मुख्य भारतीय समाज से अलग देखने को मिलेगा। तो यह भी हमारी जनजातियों की एक विशिष्ट पहचान है। इनकी अपनी विशिष्ट बोली होती है। ठीक है, तो विशेष बोली होती है इनकी। आप देखेंगे गौड़ी बोली है, भीली है। ठीक है, गौड़ी है, भीली है। ठीक है, तो ये क्या है, इनकी बोलियां हैं, भीली। ठीक है, तो विशिष्ट बोली होती है, बोली। और एक विशेष सामाजिक संगठन होता है। ठीक है, तो सामाजिक संगठन, तो सामाजिक संगठन से मतलब है कि इनके जो समाज है, इनके समाज में एक कोई व्यक्ति, सामाजिक संगठन का मतलब क्या है, तो ये थोड़ा सा आप देख लो यहीं पे। ठीक है, सामाजिक संगठन, तो सामाजिक संगठन का मतलब है कि इनका जो समाज है पूरा, ठीक है, मान लीजिए किसी जनजाति का समाज है। ठीक है, समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। किसी व्यक्ति को हम क्या है, अपने समाज का मुखिया मान लेंगे, और इस मुखिया की सहायता के लिए एक व्यक्ति को बैठा देंगे, पूजा पाठ करने के लिए एक व्यक्ति को बैठा देंगे, ठीक है, पंचायत बुलाने के लिए एक व्यक्ति को बैठा देंगे, और धार्मिक मामलों या न्यायिक मामलों को सुलझाने के लिए एक व्यक्ति को बैठा देंगे। तो यह जो आपको पूरी व्यवस्था दिखाई दे रही है, यह क्या कहलाता है, सामाजिक संगठन कहलाता है। तो प्रत्येक जनजाति में एक विशेष सामाजिक संगठन जैसी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, ये सभी बातों को जब हम उठाकर किसी जाति समूह पर अप्लाई कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप यहाँ तक चीज़ों को समझ पाए होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे, ठीक है, वही ये कीवर्ड लिखे हुए हैं, किसको हमने जनजाति बोला था। ठीक है, अगला है जनजातियों की विशेषताएं। तो ये भी हमने देख ली थी, विशिष्ट इनकी संस्कृति है, भौगोलिक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र या कोई विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं। आर्थिक इनका जो जीवन है वह वनोपज वगैरह है। ठीक है, परंपरागत कृषि है, उस पर आधारित होता है। समुदाय का इनका जो जीवन है वह कबीलाई समाज पर आधारित है। जो हमारा आधुनिक समाज है उस तरह के लक्षण बहुत कम इनको देखने को मिलेंगे इनके समाज में। इनके समाज में जो कबीलाई लक्षण हैं वह ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, और पर्यावरण के संरक्षक हैं, ठीक है, प्रकृति के साथ ही क्या है ये, ठीक है, मिलजुल कर, ठीक है, जीवन यापन करते हैं। आध्यात्मिक विश्वास देखेंगे तो प्रकृति पूजा, ठीक है, प्रकृति पूजा है, ठीक है, पूर्वजों की पूजा है, ठीक है, इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देंगे। और धार्मिक जो इनका जीवन है वह, ठीक है, बहुदेववादी तंत्र मंत्र और, ठीक है, अंधविश्वास वगैरह को भी ये मानते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति और जाति के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो इनको अपन, ठीक है, आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था चंदा समिति। ठीक है, तो चंदा समिति ने क्या है, किसी जाति को जनजाति घोषित करने के पीछे, ठीक है, 5 मानकों को बताया था कि यह 5 मानक हैं, अगर यह मानक किसी समाज पर अप्लाई कर दिए जाएं और वह समाज इन मानकों पर खरा उतरेगा तो हम उसको जनजाति में शामिल कर लेंगे। और किसी जाति विशेष को जनजाति वर्ग में शामिल करने का जो अधिकार है या शक्ति है, तो वह है भारत के राष्ट्रपति के पास। आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, अनुच्छेद 342, ठीक है, 342 में ऐसा कहा गया है कि किसी जाति विशेष को जनजाति घोषित करने की जो शक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के पास है, और यह शक्ति वह उस राज्य के राज्यपाल की सलाह पर, ठीक है, उस जाति को जनजाति में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें बताई गई हैं। तो जो चंदा समिति है, इनने 5 मानकों को बताया है। ठीक है, भौगोलिक एकाकीपन या एकीकरण, ठीक है, कोई दुर्गम क्षेत्र में रहते हो, ठीक है, सामाजिक अलगाव होना चाहिए। दूसरा, इनकी विशिष्ट संस्कृति है। आदिम जाति के इनमें लक्षण दिखाई देंगे। और पिछड़ेपन से आशय है यहाँ पर, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं। और इनका जो स्वभाव है संकोची स्वभाव है। तो संकोची स्वभाव से मतलब है कि जो हमारा ठीक है, बहुत जल्दी क्या है, घुलते मिलते नहीं है, ठीक है, बहुत बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366, ठीक है, कि सब क्लॉज 25 में, ठीक है, 25 में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है और इनको 342 के 1 में सूचीबद्ध किया गया है। तो यह बात भी हमने आपको कल बताई थी कि जनजातियों की जो परिभाषा है वह कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो जनजातियों की जो परिभाषा है, ठीक है, जनजाति को कहाँ पे परिभाषित किया गया है, तो अनुच्छेद 366 के सब क्लॉज 25 में, 25 में इनकी परिभाषा है। और ठीक है, कहाँ पे इनको सूचीबद्ध किया गया है, लिस्टेड कहाँ पे किया गया है, तो 342 के 1 में, ठीक है, सूचीबद्ध किया गया है, लिस्टेड किया गया है कि हम किसको जनजाति में शामिल करेंगे। तो वो पूरी लिस्ट दी गई है कि भैया इन इतने लोगों को हम क्या मानेंगे, जनजाति मानेंगे। चलिए, ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, हमने कुछ बातें और बताई थी कि अलग अलग विद्वानों ने जनजातियों को अलग अलग नाम से पुकारा है। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम है, उन्हीं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। ठीक है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति जो शब्द है वह भारतीय संविधान में प्रयोग किया गया है। अनुसूचित जनजाति जो शब्द है वह कहाँ प्रयोग किया गया है, तो वह किया गया है भारतीय संविधान में प्रयोग। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन ने भी इन्हें अनुसूचित जनजाति शब्द के नाम से संबोधित किया था। और इसके बाद जो भारत शासन अधिनियम है 1935 का, उसमें भी, ठीक है, इन्हें अनुसूचित जनजाति शब्द से परिभाषित किया गया। दलित वर्ग कहा है अंग्रेजों ने। ठीक है, दलित वर्ग किसने कहा है, तो वो कहा है अंग्रेजों ने। गिरिजन किसने कहा है, तो गिरिजन कहा है महात्मा गांधी ने। ठीक है, याद रखना आप, गिरिजन कहा है। ठीक है, हरिजन किसको कहा है, महात्मा गांधी ने। तो हरिजन कहा है इनने अनुसूचित जाति को। ठीक है, एससी को कहा है महात्मा गांधी ने। ठीक है, गांधी जी ने। ठीक है, गांधी ने, ठीक है, एससी वर्ग को कहा है हरिजन। और ठीक है, अनुसूचित जनजाति को कहा है गिरिजन, याद रखना आप। ठीक है, चलिए आगे है विलीन मानव। तो विलीन मानव जो शब्द का प्रयोग है वो किया है दास एंड दास ने। ठीक है, दास एंड दास कौन है, तो यह एक समाजशास्त्री है। तो विलीन मानव शब्द का प्रयोग किया है दास एंड दास ने। पिछड़े हिंदू शब्द का प्रयोग किया है जीएस घुरिये या गोविंद सदाशिव घुरिये ने। ठीक है, काका कालेलकर। तो जो आदिवासी शब्द आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था ठक्कर बप्पा ने। ठीक है, ठक्कर बापा या ठक्कर बापा ने। ठीक है, ठक्कर बापा, काका कालेलकर, सर हर्बर्ट रीजले, ठीक है, लेसी एल्विन जैसे विद्वानों ने, ठीक है, जनजाति को कहा है आदिवासी। लेकिन सबसे पहले जनजाति को जो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था वो किया था ठक्कर बापा ने। ठीक है, तो ये भी आप यहीं पे याद रख लेना कि सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग,
ठीक है, आदिवासी किसने कहा है? तो वो कहा है हमारे ठक्कर बापा ने। ठीक है, ठक्कर बप्पा। और सातवां पहाड़ी जनजाति, तो पहाड़ी जनजाति कहा है ग्रियर्सन ने। ठीक है, तो याद रख लेना पहाड़ी जनजाति किस व्यक्ति ने कहा है इनको, जनजातियों को, तो वो कहा है ग्रियर्सन ने। ठीक है, चलिए। ठीक है, इसके बाद हमने कल बताया था आपको जनजातियों का भौगोलिक वितरण। तो जनजातियों के भौगोलिक वितरण में सबसे पहले हमने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से में कौन सी जनजाति पाई जाती है और इनका प्रतिशत क्या है। तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है, मालवा और निमाड़ वाला जो मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है हमारा ये वाला, ठीक है, जिसमें ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ठीक है, मालवा और निमाड़। ठीक है, निमाड़ ये वाला कहलाता है, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी वगैरह। तो मालवा और निमाड़ जब दोनों को मिला देते हैं तो इसको हम कहते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश। यहाँ की जो रहने वाली सबसे प्रमुख जनजाति है वह है भील। ठीक है, भील के अतिरिक्त जो भिलाला है हमारी, भिलाला भील की उपजाति, इसके अलावा ठीक है बरेला, ठीक है, पटलिया, ये इनकी उपजातियां हैं। इसके अलावा कोरकू वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये है हमारी पश्चिमी मध्य प्रदेश की रहने वाली प्रमुख जनजाति। यह पूरे जनजातियों का लगभग, ठीक है, 36%, 36 से ज़्यादा ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरे जनजाति जो हमारा, मान लें कि हम पूरे मध्य प्रदेश में 100 जनजातियाँ रहती हैं, तो 100 में से 36 लोग कहाँ रहते हैं? तो वो रहते हैं हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे जो उत्तरी मध्य प्रदेश है हमारा, जिसमें चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग और सागर संभाग आता है, यहाँ पे रहने वाली जो जनजाति है, तो यहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है, जैसे चंबल संभाग की हम बात करें, चंबल और ग्वालियर संभाग की, तो वो है सहरिया। सहरिया के अतिरिक्त, ठीक है, सौर एक जनजाति शोर मिल जाएगी आपको। ठीक है, यहीं बुंदेलखंड में कोंदार मिल जाएगी और आदिवासी वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, ये जनजाति मिल जाएगी। यह पूरी जनजाति का कितना है? तो लगभग है, वो है 14%। तो उत्तरी मध्य प्रदेश की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वह है सहरिया जनजाति। इसके अतिरिक्त सौर, शोर, कोंदार जैसी जनजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। जो है, जो पूरी हमारी जनजाति है मध्य प्रदेश की कुल जनजाति का लगभग 14% है। बात करें हम पूर्वी मध्य प्रदेश की, केवल बघेलखंड की बात करें, तो बघेलखंड क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो है कोल जनजाति। ठीक है, कोल जनजाति। और इसके अतिरिक्त है पनिका, ठीक है, उराव, और है कमार। ठीक है, कवार या कमार, कमार जनजाति यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यह पूरी जनजाति का लगभग, ठीक है, 23%। ये ऊपर वाला शायद 26% है। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा देख लेना आप। ये हमें लगता है 26% है, 26% है ये। ठीक है, ये 14 नहीं है, 26% है। ये है हमारा 14%। और नीचे वाला जो है, ठीक है, वो है 23% लगभग। ठीक है, ये है 23%। ठीक है, तो पीछे वाले जो वीडियो में भी हमने बताया था उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप। ठीक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक एसटी जनसंख्या निवास करती है, जो लगभग 36% है। पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग 14%, उत्तरी मध्य प्रदेश में 36% और दक्षिण और मध्य प्रदेश में लगभग 23% जनजाति निवास करती है। बात करें इस वाले क्षेत्र की, दक्षिण और मध्य वाले क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पे आपको, ठीक है, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रहने वाली जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो है बैगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त गौड़ जनजाति आपको यहाँ मिल जाएगी, गौड़। ठीक है, आप गौड़ क्या है, पूरे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन उसका मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? तो वो आपको दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, नर्मदा घाटी के दोनों तरफ विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों में, उनसे लगे हुए जिलों में गौड़ जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त है जो हमारी भारिया जनजाति है, तो भारिया आपको मिल जाएगी हमारे छिंदवाड़ा, सिवनी और जबलपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है, भारिया। ठीक है, बात करें कोरकू जनजाति, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो है कोरकू। तो दक्षिणी मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख जनजाति है कोरकू, जो मिल जाएगी आपको नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। और भोपाल, सीहोर, रायसेन वाले क्षेत्र में मिल जाएगी आपको एक पारधी जनजाति। तो ये हमारी जनजातियों का भौगोलिक वितरण है। ठीक है, इनको भी अपन आगे डिटेल से देखने वाले हैं, अभी केवल एक ओवरव्यू है, केवल एक मोटा मोटा। ठीक है, तो याद रखिए आप। ठीक है, चलिए। इसके अलावा, ठीक है, आज जो क्लास है हमारी वो यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, कल तक की चीज़ों को हमने 5 से 10 मिनट में थोड़ा सा एक बार रिवाइज किया। अब देखिए कुछ तथ्य हैं जनजातियों से संबंधित
तो पहले जो एक व्यक्ति आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ठक्कर बप्पा, ठीक है, ठक्कर बापा या ठक्कर बप्पा, ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है, जान लीजिए आप। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं आपको, ठक्कर बापा, ठीक है, इन्होंने लगभग मतलब 1900 से लेकर 1950 के आसपास, ठीक है, भारत की आज़ादी के समय तक, ठीक है, जनजात जैसे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं अनुसूचित जाति के उत्थान और कल्याण के लिए, वैसे ही अनुसूचित जनजाति के उत्थान और कल्याण के लिए ठक्कर बापा का योगदान है। और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, जनजातियों का पितृ पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों का पितृ पुरुष कहा जाता है। और इनने एक किताब भी लिखी है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो इनकी जो पुस्तक है बहुत महत्वपूर्ण है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कभी भी आ सकती है कि ट्राइब्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है ना। जनजातियों का पितृ पुरुष किसको कहा जाता है, तो ठक्कर बापा को कहा जाता है। ठीक है, इनने 1922 में इन इससे संबंधित एक तथ्य भी याद रखिए आप, 1922 के आसपास इनने एक भील सेवा मंडल की स्थापना की थी, भील सेवा मंडल। तो ये जरूर याद रख लेना, भील सेवा मंडल, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की है, तो इसके संस्थापक कौन है, तो ठक्कर बापा हैं। और इसका जो उद्देश्य है वो है जनजातियों का उत्थान, जनजातियों का कल्याण करना। ठीक है, और ये इसका जो मुख्यालय था वो था मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई। तो याद रख लेना आप थोड़ा सा, ये कुछ पॉइंट है। इसके अलावा बैरियर एल्विन, तो बैरियर एल्विन साहब जो हैं, ठीक है, बैगा जनजाति पे इनने क्या है बहुत ज़्यादा ठीक है काम किया है। ये मंडला डिंडोरी बालाघाट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग अपना जो जीवन काल है उसके लगभग 10 साल इनने निकाले। तो ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साहब कौन है, ये है हमारे बैरियर एल्विन। ये यहाँ रहते हैं मंडला डिंडोरी, और यहीं पे एक बैगा महिला से अपनी शादी भी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अध्ययन में इतने लीन हो गए, देखिए आप। और इन्हें एक पुस्तक भी लिखी है, द बेगा। ठीक है, तो द बेगा के राइटर कौन है, वो है हमारे वेरियर एल्विन। एक पुस्तक और है, मुरिया एंड दियर घोटुल। तो ये जो मुरिया आपको दिखाई दे रही है, मुरिया कुछ नहीं है, ठीक है, जो गौड़ जनजाति है उसी की ही उपजाति है। ठीक है, घोटुल वगैरह के लिए जानी जाती है। घोटुल क्या है, युवा गृह है, यूथ क्लब वगैरह हैं। ठीक है, जहाँ पर यौन शिक्षा वगैरह दी जाती है, जनजाति के जो किशोर और किशोरियाँ हैं उनको यौन शिक्षा दी जाती है। और साथ ही ठीक है, उनको विवाह से पूर्व संबंध बनाने की भी अनुमति वहाँ पर होती है। तो ये घोटुल क्या है, तो घोटुल एक युवागृह है, यूथ क्लब है, जो मुड़िया जनजाति का है। तो उसके बारे में भी इनने लिखा है खूब विस्तार से। और द बेगा पुस्तक भी इनकी है, इनको भी अपन डिटेल से देखेंगे आगे। चलिए आगे, हीरा लाल और रशल, तो इनकी भी एक किताब है, पुस्तक है, द ट्राइब्स एंड कस्टम ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस। तो इसको भी आप याद रख लेना। इसके अतिरिक्त एक किताब और है जिसमें शायद छूट गई है, तो किताब का नाम है द व्हील। द व्हील, द व्हील के लेखक है टीबी नायर। ठीक है, तो टीबी नायर साहब क्या है, टीबी नायर। ठीक है, टीबी नायर। ठीक है, टीबी नायर कौन है, तो द व्हील पुस्तक के लेखक हैं, द व्हील। इसको भी आप याद रख लेना, द व्हील पुस्तक के लेखक कौन है, टीबी नायर हैं। और जनजातियों से संबंधित जो भी और महत्वपूर्ण किताबें हैं उनको अपन आगे देखेंगे। अभी केवल एक सामान्य परिचय हम यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण और आधारभूत चीजें हैं जो जनजातियों से संबंधित हों और ज़्यादा जरूरी हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो आगे कुछ जनजातियों से संबंधित कुछ और मध्य प्रदेश की जनजातियों की कुछ स्थिति के बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश को जनजाति राज्य कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और जनजातियों की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, तो उसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला तथ्य लिखा है इसमें, भारत की सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य है। तो हमारा जो प्यारा मध्य प्रदेश है उसमें पूरे भारत की सर्वाधिक एसटी जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, लगभग आप देखेंगे 1,53,16,784। ठीक है, तो मोटा मोटा याद रख सकते हैं आप, 1,53,16 है ना, 1,53,00,000 या 1.5 करोड़ लोग लगभग जो मध्य प्रदेश में निवास करते हैं वह क्या है, जनजाति लोग हैं। आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश की जो कुल आबादी है, ठीक है, 7 26 26 809। ठीक है, तो 7,26,26,26,000। तो 7 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग तो कौन है, हमारे जनजाति लोग हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, जनजाति राज्य कहा जाता है।
जो हमारी कुल मध्य प्रदेश की जनसंख्या का लगभग कितना है, तो वो है हमारा, ठीक है, 21.09%। ठीक है, तो जैसे पूरे मध्य प्रदेश में 100 लोग रहते हैं, तो 100 में से 21 लोग कौन है हमारे, वो हैं जनजाति लोग। जनसंख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश क्या है, ठीक है, भारत में प्रथम स्थान पर है। मतलब सर्वाधिक जो जनजाति जनसंख्या है वह किस राज्य में पाई जाती है, वो हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वही प्रतिशत के आधार पर यह मध्य प्रदेश को जो नंबर है वो है 13वां नंबर। ठीक है, अगला, वर्तमान में कितनी जनजातियां पाई जा रही हैं मध्य प्रदेश में, तो लगभग, ठीक है, 43। ठीक है, लगभग नहीं है, 43 जनजातियां ही, 43 जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। जो 2003 के पहले, ठीक है, 2003 के पहले क्या थी, 46 थी, जिसमें से 3 जनजातियों को, ठीक है, जनजातियों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। और ये बाहर निकालने का जो काम है वो भी भारत के राष्ट्रपति का है। ठीक है, अनुच्छेद 342। ठीक है, आगे जो आर्टिकल है संविधान के, जो जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको भी हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो अभी केवल इतना याद रख लीजिए आप कि अनुच्छेद 342 में राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है, वह किसी जाति विशेष को जनजाति में शामिल कर सकता है और बाहर भी निकाल सकता है। ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से। तो 2003 में राज्यपाल ने सलाह दी है, कीर, मीना और पारधी को क्या है, मध्य प्रदेश में जनजातियों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। वर्तमान में कितनी जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती हैं, तो वो है 43 जनजातियां, 43। ठीक है, अगला जो तथ्य दिया गया है, भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का लगभग, ठीक है, 8%, 8.36% जो आबादी है वो है जनजातीय आबादी, जबकि मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है, तो 21% है ये। ठीक है, सर आपके लिए चाय लेकर आए हैं बच्चों के लिए, तो 2 मिनट का हम समय चाहेंगे, ठीक है, 20 सेकेंड का, 2 मिनट का भी नहीं। ठीक है, जब तक आप क्या है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, तो अगली जो इसमें देखिए, अगला जो फैक्ट दिया गया है, भारत की कुल जनजातीय जनसंख्या का, ठीक है, 8.63%। मतलब भारत में अगर 100 लोग रह रहे हैं, तो उसमें से कितने लोग जनजाति हैं, तो वो हैं 8.63% लोग। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की कुल आबादी का कितना है, 21, ठीक है, 09%। तो यही जो तथ्य दिया गया है, ये जो आप देख पा रहे हैं यही डेटा है ना। यह भारत की कुल आबादी का कितना है, तो 8% है। और यही मध्य प्रदेश की आबादी का कितना है, तो वो है 21%। ठीक है, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो 55 जिले हैं, आपको पता ही होगा। उसमें से 21, ठीक है, जो जिले हैं वो आदिवासी जिले हैं। मतलब ऐसे जिले हैं जहां पर जो एसटी जनसंख्या है वो निवास करती है। और उसमें से 89 जो है विकास खंड है, ठीक है, जहां पर अनुसूचित जनजाति को, ठीक है, उनकी आबादी ठीक ठाक है। तो एक फैक्ट और छोटा सा आप यहीं पे याद रख लीजिए कि मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 21 जिले हैं जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिले हैं। और 89 ऐसे विकास खंड हैं, 89 ऐसे विकास खंड हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियों की आबादी ठीक ठाक है। ठीक है, चलिए आगे। अगला जो बिंदु दिया गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख अंचल क्षेत्र के आधार पर जनजातियों का वितरण। ठीक है, तो जो पहले हमने आपको बताया था उसी को यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए मोटा मोटा। ठीक है, मैप में हम आपको इसको और थोड़ा सा अच्छे से बता दे रहे हैं। ठीक है, ये जो आप मध्य प्रदेश देख पा रहे हैं, तो इसमें आपको जो भोपाल दिखाई दे रहा है, इंदौर, उज्जैन, ये जो संभाग हैं, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो पश्चिमी हमारा मध्य प्रदेश है, ये यहाँ तक, ये कहलाता है मालवा। मालवा, ठीक है, तो मालवा में इंदौर, उज्जैन, भोपाल संभाग आते हैं। ठीक है, सागर संभाग का भी कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, यहाँ तक ऐसा मान सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी,
ये वाला जो क्षेत्र है ये निमाड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो आपको उत्तरी क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारा, ठीक है, तो ये चंबल संभाग कहते हैं या चंबल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चंबल ग्वालियर। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपको दिखाई देगा बुंदेलखंड के नाम से, बुंदेलखंड। ठीक है, पूर्वी जो मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक है, ये पूरा बघेलखंड है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला क्षेत्र जो महाकौशल वाला है, दक्षिण और मध्य वाला, ठीक है, सतपुड़ा क्षेत्र है। चलिए, ठीक है, तो यही कुछ बातें हैं इसमें जो बताई गई हैं, इसको यहीं पे हम बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र है, ठीक है, तो मालवा क्षेत्र की जो रहने वाली सबसे प्रमुख जनजाति है वह कौन सी है हमारी, ठीक है, तो मान लें ये हमारा मध्य प्रदेश है। तो मालवा क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वह है भील। ठीक है, भील है, भिलाला है, ये हमने आपको पहले ही बताया है। निमाड़ क्षेत्र में भी आपको भील मिल जाएंगे, इसके अतिरिक्त कोरकू मिल जाएगा, गोंड भी मिल जाएगा। तो गोंड आपको जो है पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। ठीक है, अगली जो बात है वो है चंबल। तो चंबल संभाग की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, वो है सहरिया। चंबल संभाग की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है, वो है सहरिया। ठीक है, इसके अलावा खैरवार भी है, ठीक है, कौंदार भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला है बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड की जो प्रमुख जनजाति है वो है, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, महाकौशल क्षेत्र की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वह कौन है, वो देखने को मिलेगी आपको, बैगा है और गोंड है। ठीक है, बैगा है, गोंड है, इसके अतिरिक्त भारिया, ठीक है, भारिया देखने को मिल जाएगी, कोरकू भी आपको इस तरफ, ठीक है, देखने को मिल जाएगी। तो जो इसके पहले हमने वितरण बताया है वही पूरा वितरण, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में दिया गया है, थोड़ा सा याद रखना आप। ठीक है, मध्य प्रदेश जनजातीय जनसंख्या परिदृश्य 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनजाति, ठीक है, आबादी कितनी है, तो वो है 1,53,16, ठीक है, 7,84। ठीक है, मोटा मोटा याद रख सकते हैं आप, 4 अंक तक याद रख लेना, 1,53,16,16,000। ठीक है, जो कुल जनजाति जनसंख्या का कितना है, तो लगभग, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की कुल जनजाति आबादी है उसका कितना है, तो वो है 21.09%। मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, पहला राज्य है, प्रथम है, इसलिए मध्य प्रदेश को जनजाति राज्य भी कहा जाता है। प्रतिशत के आधार पर यह कितना है, तो यह 13वें नंबर पर आता है। ठीक है, कुल एसटी जनसंख्या, कुल एसटी मतलब कितनी जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती हैं, तो वो है 43, 43। ठीक है, हमने बताया था इसके पहले आपको 2003 में। ठीक है, कीर, मीणा और पारधी। ठीक है, कीर, मीणा और पारधी। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है, तो इसको जनजाति की जो कैटेगरी है उससे बाहर निकाल दिया गया है। जनजातियों का लिंगानुपात क्या है, तो वो है 984। अब लिंगानुपात से मतलब क्या है कि प्रति 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो वो है 984। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का लिंगानुपात दिया गया है। ठीक है, बालाघाट में यही स्थिति जो है वह 1,000 से आगे है, मतलब 1,000 पुरुषों पर, ठीक है, 1050 क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है, तो बालाघाट का जो लिंगानुपात है बहुत अच्छा है, देखिए आप। ठीक है, अधिकतम जनजातीय जनसंख्या तो कहाँ पर निवास करती है, तो आप देखेंगे, ठीक है, धार में। धार है, बड़वानी और झाबुआ। मध्य प्रदेश की जो अधिकतम जनजाति है, सर्वाधिक जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, वो करती है धार में, उसके बाद बड़वानी और उसके बाद झाबुआ। न्यूनतम एसटी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये देखेंगे आप, भिंड, दतिया और मुरैना। ठीक है, अब ये सीधे क्या है, वन लाइनर फैक्ट है, तो इनको सीधा सीधा आप क्या है याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, एसटी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, ठीक है, तो सबसे ज्यादा 10 साल में कहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो ये देखेंगे आप। ठीक है, छतरपुर जिले में क्या है, सर्वाधिक एसटी की आबादी बढ़ रही है। न्यूनतम कहाँ बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है मंदसौर में। अब ये सीधे सीधे क्या है, वन लाइनर फैक्ट है, एग्जाम में सीधे सीधे आ जाते हैं।
एसटी का न्यूनतम वृद्धि दर किस जिले में देखा जा रहा है, तो वो देखा जा रहा है मंदसौर में। ये पूरे जो डेटा है वह 2011 की जनगणना के आधार पर है। ठीक है, एसटी की साक्षरता कितनी है, तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एसटी की जो साक्षरता है लगभग, ठीक है, 50% है। वही जब हम बात करें पुरुषों की, तो लगभग, ठीक है, 10 बढ़ा के देख लेंगे आप, साक्षरता की बात करें, ठीक है, तो टोटल है 50। ठीक है, मेल की बात करें तो 10 बढ़ा लेना लगभग, ठीक है, तो 60, 59। और फीमेल की बात करें तो 10 कम कर लेना, तो लगभग 41। ठीक है, तो 10 बढ़ाओगे तो आप पुरुषों की साक्षरता मिल जाएगी, 10 कम करोगे तो महिलाओं की मिल जाएगी, है ना। तो मोटा मोटा क्या है, ठीक है, 10 ज़्यादा और 10 कम, है ना, और दोनों का एवरेज ले लेंगे तो 50 आ जाएगी साक्षरता। तो ये याद रखना आप। अगला, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत, तो प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर देखा था हमने कहाँ पे है सर्वाधिक, तो वो देखा था हमने धार जिले में। वहीं प्रतिशत की बात करें तो अलीराजपुर में क्या है, एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है। न्यूनतम प्रतिशत की बात करें तो भिंड जिले में है। ठीक है, भिंड, मुरैना और दतिया। चलिए, भारत में एसटी साक्षरता, ठीक है, कितनी है, तो भारत की बात करें तो भारत में मध्य प्रदेश से ज़्यादा है, देखिए, ठीक है, 59% है। जबकि यही मध्य प्रदेश में कितनी है, तो मध्य प्रदेश में कितनी है, लगभग 50% है। अब बात करें मध्य प्रदेश की जनजातियों की, कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है हमारी भील जनजाति। ठीक है, तो भील है, भील के बाद गौड़ है, गौड़ के बाद कोल है, उसके बाद कोरकू है, शहरिया है, बैगा है और भारिया है। ठीक है, तो यह जो क्रम दिया गया है ये घटते हुए क्रम में दिया है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, भील से छोटी गौड़ है, गौड़ से छोटी कोल है, फिर कोरकू है, शहरिया है, बैगा है, भारिया है। ठीक है, तो घटता हुआ क्रम है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में, ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसको सीधा सीधा याद रखना आप, भील, गौड़, कोल, कोरकू, शहरिया, बैगा, भारिया। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ याद रख लेना आप, भील, गौड़, कोल, कोरकू और शहरिया, बैगा, भारिया। ठीक है, तो भील, गौड़, कोल, कोरकू, शहरिया, बैगा और भारिया। ठीक है, तो इसको क्या है, अब रट्टा ही मानना पड़ेगा आपको, है ना, याद रखिए आप। और एक बात और यहीं पे याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति तो है आपकी भील, लेकिन सबसे बड़ा जनजाति समूह अगर पूछा जाए, ठीक है, दो बातें अलग हैं। सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, तो वो है आपकी भील। ठीक है, कौन सी है, भील। लेकिन यही बात की जाए सबसे बड़ा जनजाति समूह, जनजाति समूह, ठीक है, तो जब भी जनजाति समूह की बात होगी तो याद रखना वो गौड़ है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन है, तो गौड़ है। लेकिन मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो वह है भील। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की जनजातियां, तो भारत में देखेंगे आप सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़, उसके बाद भील और फिर है कोल। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट है, इनको याद रखिए आप। मध्य प्रदेश में देश की, ठीक है, जनजाति का लगभग कितना, 14.7% निवास करती है। ठीक है, तो याद रखना आप। ठीक है, मध्य, अगर पूरी जो जनजाति है, ठीक है, जो हमने देखा था मध्य प्रदेश की जनजाति कितनी है, 1,53,00,000, है ना। यह पूरे देश का कितना प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत जनजाति निवास करती है, तो वो करती है 14.7%। ठीक है, वहीं भारत में बात करें तो जनजातियों की जो जनसंख्या है वह कितनी है, 10 करोड़ है। ठीक है, 10,45,00,000। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 1,53,00,000। ठीक है, यही, ये पूरी भारत का डेटा चल रहा है, ये देखिए भारत का डेटा दिया हुआ है एसटी का। भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, 10,45,00,000 है। जो पूरी भारत की आबादी का कितना है, तो वो है 8.63%। ठीक है, कुल कितनी जनजातियां रहती हैं, तो भारत में रहती हैं 705 जनजातियां। वही बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में देश की जनजाति का कितना प्रतिशत है, देश की जनजाति का, देश की जनजाति का है 14.7%। और यही मध्य प्रदेश की आबादी का पूछा जाए तो वो है 21.1%। ठीक है, दो अलग अलग डेटा हैं, दोनों को तुलना करके याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए, ठीक है, मध्य प्रदेश कुल एसटी जनसंख्या का कितना, ठीक है, शहरों में रहती है, तो कुल एसटी का लगभग 68% जो जनजाति है वो शहरों में निवास करती है। ठीक है, लगभग 10 लाख लोग। ठीक है, 68% क्या है, नगरीय आबादी। ठीक है, कुल एसटी जनसंख्या 68% नगरीय आबादी। ये थोड़ा ये जो फैक्ट है थोड़ा गलत दिया हुआ है, हमें लग रहा है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेंगे। और ये थोड़ा इसको रहने दो आप अभी। ठीक है, इसको ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, शहरी क्षेत्र, ठीक है, मतलब शहरों में रहने
के आधार पर देखा जाए कि किस शहर में अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक रहती है, तो वो है हमारा भिंड। ठीक है, भिंड पहले स्थान पर है जहाँ पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या शहरों में रहती है। वहीं न्यूनतम, ठीक है, किस जिले में रहती है, तो वो है डिंडोरी। ठीक है, भारत में एसटी की बात करें तो सर्वाधिक जो एसटी है वो है मध्य प्रदेश में निवास करती है, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा और, ठीक है, राजस्थान में रहती है। अब है मध्य प्रदेश में घुमंतू जनजातियां। ठीक है, मध्य प्रदेश में घुमंतू जनजातियां। तो घुमंतू जनजाति कहने के पीछे का तात्पर्य है कि ऐसी जनजाति जो एक निश्चित निवास स्थान पर साल भर नहीं रहती है, अपना स्थान जो है आजीविका के आधार पर क्या है बदलती रहती है, रोटी रोजगार के लिए अपनी जगह क्या है बदलती रहती है। तो ऐसी जनजाति को क्या कहा जाता है? घुमंतू जनजाति कहा जाता है। ठीक है, ये 4 पैरामीटर दिए हुए हैं। जैसे आर्थिक विपन्नता, आर्थिक विपन्नता का मतलब है कि आर्थिक स्थिति उनकी ठीक ठाक नहीं है। दूसरा क्या है? शैक्षणिक पिछड़ापन। ठीक है, तो शिक्षा और साक्षरता बहुत क्या है निम्न है। अस्थायी आवास होते हैं, ठीक है, तो कुछ समय के लिए रहना है तो पक्के घर बना के नहीं रहते हैं, झोपड़ी बना के रहते हैं, कबीलाई परंपरा को निभाते हैं। और जो मुख्य धारा का हमारा समाज है उससे क्या है पीछे हैं। आप देखेंगे इनमें, ठीक है, रोजगार जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आधुनिक रोजगार के साधन इनके पास नहीं है ना। आप देखेंगे स्वास्थ्य का जो स्तर है बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है। तो यही जो पैरामीटर है ये हमारे आधुनिक समाज के हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें इनमें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यही कुछ दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो है, ठीक है, कुल कितनी है विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जो कुल जनजातियां हैं वो कितनी दी गई हैं? तो 51 दी गई हैं। तो इसको थोड़ा सा फैक्ट है याद रखना आप। ठीक है, वर्ष 2011 में इनके कल्याण के लिए विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का गठन किया गया। ठीक है, तो 2011 जरूर याद रख लेना कि इनके उत्थान के लिए, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़, ठीक है, जनजाति कल्याण विभाग का क्या है गठन किया गया है। ठीक है, अब कुछ और अन्य तथ्य हैं तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए यहीं पे। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर या पिछड़ी जनजाति। तो विशेष रूप से कमजोर या पिछड़ी जनजाति कहने के पीछे का तात्पर्य है वे जनजाति समूह जिनकी भेद्यता अधिक है। भेद्यता का मतलब है कि कोई भी चीज समाज में घटित हो तो सबसे पहले जिस पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ जाए तो उसको कहा जाता है अधिक भेद्य या संवेदनशील। ठीक है, तो भेद्यता का मतलब है यहाँ पर कि यह जनजाति बहुत ही क्या है संवेदनशील है, जिस पर गरीबी, ठीक है, सूखा, बाढ़ का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है ना। तो ऐसे जनजाति समूह को कहा जाता है भेद्य, है ना, अधिक भेद्य, संवेदनशील, वर्नरेबल, ठीक है, ग्रुप। तो ऐसा ग्रुप जो जिसकी समाज में भेद्यता अधिक है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से क्या है अत्यंत पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ समाज में, ठीक है, परंपरागत चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा रूढ़ीवादी जो समाज है ना, चीजें कैसी हैं बहुत ज्यादा परंपरागत हैं, रूढ़ीवादी हैं, आर्थिक स्थिति भी बहुत ठीक ठाक नहीं है, कृषि के परंपरागत साधन है, वनोपज पर आधारित है, ठीक है, जंगलों में कहीं शहद बेच के, कहीं तेंदुपत्ता इकट्ठा करके, ठीक है, अपना पेट पाल रहे हैं। शिक्षा में भी क्या है बहुत ज़्यादा, ठीक है, स्थिति ठीक ठाक नहीं है, उच्च शिक्षा तक के साधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं है। तो ऐसे जनजाति समूह को कहा जाता है विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश में 3 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति हैं, ठीक है, बैगा, भारिया और शहरिया। ठीक है, पूरे भारत में आप देखेंगे, ठीक है, तो लगभग कितनी है 75 पूरे भारत में है जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति हैं। उनमें से 3 जनजातियां, ठीक है, मध्य प्रदेश में है बैगा, भारिया और शहरिया। यह मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, अब इसके पीछे के कुछ मानक दिए गए हैं कि हम किसको विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में शामिल करेंगे। ठीक है, तो 4-5 मानक लिखे हुए हैं, देखिए आप। पहला मानक है कि किसी दुर्गम या दूरस्थ पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र में इनका क्या होता है निवास होता है। ठीक है, दूसरा इनकी जो जनसंख्या है या तो स्थिर होती है या घटती है। ठीक है, तो ये जो हमने आपको जनजातियां बताई हैं तो इनमें यही पैरामीटर हैं। ठीक है, आप देखेंगे जो भारिया जनजाति है पातालकोट बड़ी बहुत दुर्गम क्षेत्र है जहाँ रहती है। इनकी जो जनसंख्या है कहीं 2 लाख या 1.5 लाख जनसंख्या है, जो पिछले 10 साल में वही थी, आज भी वैसे ही है। और साक्षरता का स्तर क्या है बहुत ज़्यादा निम्न है। ठीक है, शिक्षा के आधुनिक साधन नहीं है, उन तक पहुंच नहीं है, विद्यालय तक पहुंच नहीं है, महाविद्यालय तक पहुंच नहीं है। ठीक है, उस तरह की चीज़ें नहीं है। और कृषि के क्या है परंपरागत और पुरातन साधन है। ठीक है, जैसे 50-100 साल पहले जिन साधनों के माध्यम से ये कृषि कर रहे थे आज भी वैसे ही खेती कर रहे हैं। ठीक है, वनों पर निर्भर हैं। ठीक है, वनों पर निर्भरता जैसे हमने बताया आपको तेंदुपत्ता है। ठीक है, और जो अन्य जो उस तरह की चीज़ें रहती हैं उनको बेचकर अपना, ठीक है, जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 पैरामीटर हैं इन्हीं के आधार पर किसी जनजाति को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। और किसी जनजाति को
विशेष रूप से पिछड़ी कहने के लिए या किसी इन जनजातियों पे अध्ययन करने के लिए 1973 में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसको ढेबर आयोग के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं की सलाह पर, ठीक है, जनजातियों मतलब किसी जनजाति को विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति में शामिल किया जाने लगा। ठीक है, यह शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। और 2006 से ये जो नाम आपको देखने को मिल रहा है, पीवीटीजीस, ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, जो नाम है ये 2006 से आया है, विशेष रूप से कमजोर आर्थिक जनजाति समूह। ठीक है, तो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लिए या इनके अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन किया गया था 1973 में, जिसका नाम है ढेबर आयोग। तो पीएससी केवल इतना ही प्रश्न पूछेगा कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति या पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो नाम है ना, या इन पर अध्ययन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो वो किया गया था ढेबर आयोग का। और यह कब किया गया था? तो यह किया गया था 1973 में। और यह जो नाम आपको देखने को मिल रहा है ये 2006 से, ठीक है, अस्तित्व में आया है। भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति को वन अधिकार कानून के अंतर्गत पर्यावास क्षेत्र का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और इनकी अनुशंसा पे ये सब बातें की गई हैं। वर्णीय सक्सेना, ठीक है, सक्सेना लिखा हुआ है। ठीक है, तो पर्यावास क्षेत्र में भी इनको ठीक है रहने, मतलब वन क्षेत्र में ये रह सकते हैं, इस तरह की बातें की गई हैं। आदिम जनजाति की विशेष श्रेणी, ठीक है, तो टास्क विद्यार्थी टास्क फोर्स करके है ये। ठीक है, ये सीधे वन लाइनर फैक्ट है। चलिए, ठीक है, भारत में हमने पहले ही बता दिया आपको कि 75 क्या है, पीवीटीजीज हैं। ठीक है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति हैं, उनमें से 3 जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती हैं, बैगा, भारिया और शहरिया। राज्य सरकार द्वारा इन विशेष, ठीक है, पिछड़ी जनजाति के कल्याण के लिए 11 विकास अभिकरणों की क्या की गई है, क्या गठन किया गया है। ठीक है, तो इनको भी अपन डिटेल से देखने वाले हैं आगे आने वाली कक्षाओं में। चलिए, ठीक है, जनजाति और उनके कुछ युवाग्रह दिए गए हैं और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियां हैं। ठीक है, तो ये हमारी अंतिम स्लाइड है। ठीक है, जनजातियों के युवाग्रह वगैरह है, तो ये सीधा फैक्ट है, इसको आप बिल्कुल, ठीक है, याद कर लेना। और आगे भी अपन जो भी जनजाति पढ़ेंगे उनके युवाग्रह पढ़ेंगे। तो हमने पहले ही आपको बताया है कि युवाग्रह क्या होता है, जहाँ पर उन जनजाति के किशोर और किशोरियों को यौन शिक्षा दी जाती है और विवाह से पूर्व संबंध बनाने की अनुमति होती है। तो ऐसे स्थान को युवाग्रह या यूथ क्लब कहा जाता है। जो मुरिया या माड़िया जनजाति है, इसके युवाग्रह का नाम है, इसके युवाग्रह का नाम है घोटुल। ठीक है, तो जो मुड़िया है वो गोंड की ही एक उपजाति है। याद रखना, मुड़िया जनजाति का और गोंड जनजाति का युवाग्रह कौन सा है? घोटुल है। मुंडा जनजाति का युवाग्रह कौन सा है? तो वो है गति ओरा। उराव जनजाति का है धूम कोरिया। इसके अलावा भारिया जनजाति का जो युवाग्रह है वो है रंगवंग। और भुइयां जो जनजाति है इसका युवाग्रह है धांगर भाषा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, ये सीधा जोड़ी बनाने को आ सकता है या मिलाने को आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की कुछ अन्य जनजातियां हैं जो अलग अलग जिलों में रहती हैं, तो उनको सीधा सीधा हम याद कर लेंगे। ठीक है, एमपी का एक मैप बनाएंगे अपनी कॉपी में और हर जिले में जो मिलने वाली जनजाति है उसको देख लेंगे। जैसे कोंदार जनजाति जो है पन्ना और छतरपुर क्षेत्र में निवास करती है। हलवा जनजाति बालाघाट क्षेत्र में निवास करती है। उराव जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश सीधी सिंगरौली शहडोल अनूपपुर वाले क्षेत्र में रहती है। सौर जनजाति सागर दमोह पन्ना छतरपुर टीकमगढ़ में निवास करती है। बंदोरिया आप देखेंगे बैतूल हरदा, ठीक है, पचमढ़ी नर्मदापुरम वाले क्षेत्र में रहती है। पारधी जनजाति है भोपाल सीहोर रायसेन, ठीक है, भोपाल संभाग में मिल जाएगी। इसके अलावा भिम्मा जनजाति, ठीक है, यह जो है डिंडोरी मंडला बालाघाट वाले क्षेत्र में मिल जाएगी। आभुज माड़िया, ये भी आपको छिंदवाड़ा में मिल जाएगी। मवाशी भी छिंदवाड़ा में मिल जाएगी। भरेवा जनजाति बैतूल में मिल जाएगी। और दुलारिया जनजाति जो है हरदा और खंडवा वाले क्षेत्र में मिल जाएगी। तो ये थे सीधे वन लाइनर फैक्ट, इसको सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 10वीं यूनिट और इसके साथ साथ एमपीपीएससी प्री 2026 के संपूर्ण सिलेबस को कवर करने के लिए आप संभवी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।